काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। आप कोई भी कोताही ना बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान से उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। कोविड-19 और टीकाकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उच्च स्तरीय बैठक वो कर रहे हैं। सभी मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हैं। इसमें कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के उपायों और टीकाकरण बढ़ाने को लेकर स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले 14 अप्रैल को कोविड-19 और टीकाकरण को लेकर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपालों और उपराज्यपालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की थी। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। प्रधानमंत्री ने बढ़ते संक्रमण के कारगर ढंग से निपटने के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने पर बल दिया। उन्होंने राज्यों से महामारी की रोकथाम के उपाय तेज करने को कहा। इसमें राज्यों में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति की समीक्षा और बचाव उपायों पर बात होने की उम्मीद है। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना वायरस की स्थिति पर बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने एक बार फिर से ये कहा है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि देश में आज सुबह तक राज्यों को वैक्सीन की 14 करोड़ 15 लाख डोज सप्लाई की गई। वेस्टेज को मिलाकर सब राज्यों के लगभग 12 करोड़ 57 लाख 18 हजार वैक्सीन की डोज का इस्तेमाल किया गया। भारत सरकार ने एक मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई के संदर्भ में स्टेट्स को डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के माध्यम से 30 अप्रैल तक का जो है एक कैलेंडर जो है इशू किया है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, DPIIT और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन सब ने मिलकर स्टेट्स के अंदर ये मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई अनहिंडर्ड, किसी भी प्रकार की रुकावट के बगैर स्टेट बॉर्डर्स के ऊपर ये उपलब्ध हो, इसको भी सुनिश्चित किया है। और इस समय राज्यों के पास 1 करोड़ 58 लाख डोज है, जबकि 1 करोड़ 16 लाख 84 हजार डोज अगले 1 हफ्ते के लिए पाइपलाइन में है। केंद्र सरकार की ओर से यह साफ किया गया है कि किसी भी राज्य में कोरोना वैक्सीन की कमी नहीं होने दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कई राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसे देखते हुए वेंटिलेटर की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है।
दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत देश में लगाए गए कोविड-19 टीकों की जो कुल संख्या है वो आज 12 करोड़ को पार कर गई। शुक्रवार को 24 घंटे में 30 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के 91 दिन 37,817 सत्रों में 22,96,000 से ज्यादा पहली डोज, जबकि 7,08,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। अब तक 91,05,429 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की पहली खुराक और 56,70,818 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी खुराक लगाई गई। वहीं फ्रंट लाइन कर्मियों की बात करें तो अब तक 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा कर्मियों को पहली डोज दी गई है, जबकि 54,08,000 से ज्यादा कर्मियों को दूसरी डोज दी गई। 60 साल से ज्यादा उम्र वाले नागरिकों को अब तक 4 करोड़ 49 लाख से ज्यादा कोरोना की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 34,88,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई है। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एंटी वायरल ड्रग रेमडेसिविर दवा की कीमतों में कटौती की गई है। सरकार के हस्तक्षेप के बाद देश के रेमडेसिविर मैन्युफैक्चरर्स ने इस इंजेक्शन की कीमत में कटौती की है। कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड ने रेमडेक इंजेक्शन 2,800 रुपए से घटाकर 899 रुपए कर दिया है। सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड ने रैमविन इंजेक्शन का दाम 3,950 रुपए से घटाकर 2,450 रुपए कर दिया है। वहीं डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड ने रेडिक्स इंजेक्शन का दाम 5,400 से घटाकर 2,700 रुपए कर दिया है। सिप्ला लिमिटेड ने सिप्रेमी इंजेक्शन का दाम 4,000 रुपए से घटाकर 3,000 रुपए कर दिया है। माइलन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने डेस्रेम इंजेक्शन का दाम 4,800 रुपए से घटाकर 3,400 रुपए कर दिया है। जुबिलेंट जेनेरिक लिमिटेड ने जुबी आर इंजेक्शन का दाम 4,700 रुपए से घटाकर 3,400 रुपए कर दिया है। वहीं हेटेरो हेल्थ केयर लिमिटेड ने कोविफॉर इंजेक्शन का दाम जो है वो 5,400 रुपए से घटाकर 3,490 रुपए कर दिया है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से हालात जो हैं वो चिंताजनक बने हुए हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो 10 राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में 79% से अधिक नए जो सक्रिय मामले हैं वो सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2,34,692 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान संक्रमण के कारण 1,341 लोगों की मौत हुई है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान 1,23,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। देश में कुल सक्रिय मामले 16,79,740 तक पहुंच चुके हैं, जो कि कुल पॉजिटिव मामलों का 11.56% है। राज्यों की बात करें तो 5 राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में हालत बेहद नाजुक है। अकेले महाराष्ट्र में 63,729 नए एक्टिव केस सामने आए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 27,360, दिल्ली में 24,000, छत्तीसगढ़ में 14,912 और कर्नाटक में 14,869 नए सक्रिय मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 398 लोगों की मौत हुई है। वहीं दिल्ली में 141 और छत्तीसगढ़ में 138 लोगों की मौत हुई। 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। इनमें लद्दाख, दमन एवं दीव और दादर, नागर हवेली और पूर्वोत्तर के राज्य शामिल हैं। रेलवे ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कंटेनर ट्रकों को रोल ऑन रोल ऑफ आधार पर ढुलाई की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य में तरल ऑक्सीजन पहुंचाने के अनुरोध पर रेल मंत्रालय ने यह फैसला किया है। रेलवे जल्द ही देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक टैंकर ट्रकों को पहुंचाएगा। रेलवे ने कहा है कि कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए रोरो सेवा से मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाने में कम परिवहन लागत के साथ समय की बचत होगी।
राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज राजधानी में कोविड प्रबंधन और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर अधिक से अधिक बेड की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया और स्वास्थ्य विभाग ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि दिल्ली कोरोना ऐप पर अस्पतालों में बेड की सही जानकारी जनता तक उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे सभी मरीजों से डॉक्टर्स की टीम संपर्क करे और उन्हें ऑक्सीमीटर मुहैया कराए। कोविड-19 प्रबंधन के लिए नोडल मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों की निगरानी करने और इच्छुक लोगों को पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित कराने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। ये अधिकारी आपको बता दें कि निर्धारित किए गए कोविड-19 अस्पतालों के प्रभारी होंगे, अस्पतालों को परामर्श देंगे कि उनकी कार्यप्रणाली को नियंत्रित करेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव अमित सिंगला ने इस संबंध में सभी अस्पतालों को पत्र लिखा है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राजधानी में सप्ताहांत में कर्फ्यू भी लागू है। ये सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। दिल्ली में आज कोविड-19 संक्रमण के 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। केसेस 19,500 से बढ़ के 24,000 हो गए हैं। पॉजिटिविटी रेट 24% से ज़्यादा हो गया है। तो स्थिति काफ़ी गंभीर है, चिंताजनक है। क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इस वजह से इन सारी चीज़ों की कमी भी, जो हमें लगता था कुछ दिन पहले तक की स्थिति ये चीज़ें उचित मात्रा में मौजूद हैं, आज ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की और टॉसिलिजुमैब, इन तीनों की कमी नज़र आई। और इधर बिहार में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में आज एक सर्वदलीय बैठक हुई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बताया है कि आज की बैठक में सभी दल के नेताओं ने अपनी राय दी और इन सभी सुझावों पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप समीक्षा करेगा। नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने रविवार को सभी जिलों के डीएम के साथ बैठक बुलाई और उसमें पूरी स्थिति की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जो निर्णय लिया जाना आवश्यक होगा वो लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर स्थिति निरंतर खराब होती रही तो कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। और कोरोना के बढ़ते कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद से जूना अखाड़ा ने भी कुंभ के समापन की घोषणा कर दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से फोन पर बात की थी। उन्होंने सभी संतों के स्वास्थ्य का हालचाल जाना और प्रशासन को सहयोग करने के लिए संत जगत का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। इसके बाद आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने भी ट्वीट करके कहा कि वो प्रधानमंत्री के आह्वान का सम्मान करते हैं। जीवन की रक्षा सबसे बड़ा पुण्य है। उन्होंने जनता से आग्रह किया है कि कोविड की परिस्थिति को देखते हुए भारी संख्या में स्नान के लिए न आए और नियमों का निर्वहन करें। शाम को जूना अखाड़ा ने औपचारिक तौर पर कुंभ के समापन का ऐलान कर दिया। कुल 13 अखाड़ों में से निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा भी कुंभ मेला समिति का समाप्ति का ऐलान कर चुके हैं। और इसी बीच कांग्रेस कार्य समिति की आज बैठक हुई है। पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बैठक में हिस्सा लिया है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में सरकार की तरफ से देश में कोविड प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए गए। बैठक में यह फैसला भी लिया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पार्टी के सुझावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजेंगे। और अब बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के 6 जिलों की 45 सीटों पर मतदान का काम जो है वो पूरा हो गया है। 6 बजे तक 78% से अधिक वोटिंग हो चुकी है। अभी भी पोलिंग बूथ पर लोगों की जो लाइन है वो लगी है। इस दौरान अधिकतर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह दी गई है।
सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होने पर ही पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें देखने को मिली। मतदाताओं, खासकर महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर उत्साह दिखा। अब तक जलपाईगुड़ी में 82% से अधिक, कलिंपोंग में 70% से अधिक, दार्जिलिंग में 75% से ज्यादा, नदिया में 82% से अधिक मतदान हुआ। वहीं पूर्व बर्धमान में 82% से अधिक मतदान हो चुका है। 5वें चरण में हिंसा की कुछ छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 5वें चरण के साथ ही 10 राज्यों की 13 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए भी आज वोटिंग हुई, जिसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश की तिरुपति लोकसभा सीट और कर्नाटक की बेलगाम लोकसभा सीट पर मतदान आज शाम पूरा हो गया। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा की 3, कर्नाटक में 2, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड की 1-1 विधानसभा सीट के लिए आज वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में बाकी बचे 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार जो है वो तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी दौर के चुनाव के लिए राज्य में आज आसनसोल और गंगारामपुर में उन्होंने रैलियां की। आसनसोल रैली में उन्होंने कहा कि पूरे भारत के लोग आसनसोल की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए यहां आते हैं, लेकिन मां, माटी और मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी की सरकार ने यहां माफिया राज फैला दिया। प्रधानमंत्री ने यह दावा किया कि ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। तुष्टीकरण की नीति किसने पनपाई? तुष्टीकरण की नीति किसने पनपाई? किसके कारण पुलिस दंगाइयों के पक्ष में खड़ी रही? किसके कारण पुलिस दंगाइयों के पक्ष में खड़ी रही? एक ही जवाब है ना? एक ही जवाब है ना? हर कोई कह रहा है दीदी के कारण, दीदी के कारण, दीदी के कारण। भाइयों और बहनों, जो विकास पर विरोध को, विश्वास पर प्रतिशोध को, सुशासन पर राजनीति को प्राथमिकता देती है, ऐसी सरकार पश्चिम बंगाल का भला नहीं कर सकती। इस ऑडियो में कुछ बिहार के टीएमसी नेता को कहा जा रहा है कि मारे गए लोगों के शवों के साथ रैली निकालो। दीदी, वोट बैंक के लिए कहां तक जाएगी आप? और इसके बाद गंगारामपुर में हुई रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने अहंकार के कारण राज्य का नुकसान कर रही हैं। वो केंद्र की ओर से बुलाई बैठकों में शामिल नहीं होती। प्रधानमंत्री ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस केंद्रीय बलों और सेना तक को बदनाम करने से नहीं हिचकते हैं। प्रधानमंत्री ने बंगाल में जीत का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी की जीत के बाद डबल इंजन की सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों का कल्याण करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल में पार्टी के चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वो रोड शो, रैलियां, नुक्कड़ सभाएं और जनसभाओं के जरिए मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में करने में लगे हैं। पश्चिम बंगाल के आसग्राम में चुनावी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया और कहा कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही हम मतवा, नाम शूद्र समाज के लोगों के सम्मान के साथ भारत का नागरिक बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल की महिलाओं को पूरी पढ़ाई के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, महिलाओं को परिवहन के लिए टिकट नहीं लेना पड़ेगा, नौकरियों में भी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। उन्होंने सरकार बनने पर 5 साल में हर परिवार से एक युवा को रोजगार देने का वादा किया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर केंद्र योजनाओं का जो लाभ है वो राज्य के लोगों को मिलेगा। अमित शाह ने उत्तर 24 परगना जिले के आमदंगा में आज रोड शो किया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के आगामी चरणों में भाजपा को मजबूत करने की अपील की। अमित शाह के चुनावी रथ के साथ हजारों की संख्या में लोग कई किलोमीटर चल पड़े। उनका कारवां आमडंगा में मैत्री विजय मोड़ से नीलगंज मोड़ की तरफ जैसे ही बढ़ा, बीजेपी समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के समर्थन में जोरदार नारे लगाए। अमित शाह ने छतों पर और बालकनी में खड़े लोगों का भी हाथ हिलाकर अभिनंदन किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने इसके अलावा हावड़ा में नुक्कड़ सभा की।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बर्धमान और पूर्वा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वे विकास के बारे में बात नहीं करते। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया कि वो राज्यों को पर्याप्त मात्रा में कोविड वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रही। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी बिना कोविड जांच कराए ही बाहरी लोगों को राज्य में लेकर आ रही है, जिससे कोरोना फैल रहा है, लेकिन टीएमसी उसका माकूल जवाब दे रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि कूच बिहार में हुई गोलीबारी संबंधित कथित ऑडियो टेप सामने आने से एक दिन बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है और वो इस मामले की सीआईडी से जांच कराए जाने का आदेश देंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के लोग किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार गोलीबारी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित ऑडियो टेप के सामने आने के बाद से बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया। बीजेपी ने जहां इसकी जांच की मांग की, तो वहीं टीएमसी ने मुख्यमंत्री टेप गैरकानूनी तरीके से टेप किए जाने का आरोप लगाया है। और इसी कड़ी में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और उस कथित ऑडियो क्लिप पर संज्ञान लेकर जांच की मांग की। कथित ऑडियो क्लिप में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कूच बिहार गोलीबारी के पीड़ितों के शवों के साथ रैली का प्रस्ताव देते हुए सुनाई दे रही हैं। जो एक ऑडियो टेप आया है जहां की विधायी मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी अपने जिला अध्यक्ष पार्थप्रतिम रॉय, जो कि शीतल कुलची के प्रार्थी भी हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। उसमें 5-6 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला है कि डेड बॉडी लेने मत देना, मृतदेह लेने मत देना, पार्थिव शरीर को रख देना, हम पार्थिव शरीर लेके रैली करेंगे। उसका उद्देश्य एक ही है, उद्देश्य ये था कि इससे जितना ध्रुवीकरण और हो जाए। और इसके बाद टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी चुनाव आयोग से मिलकर मुख्यमंत्री के टेप को गैरकानूनी तरीके से टेप किए जाने की शिकायत की है। जो सरकारी पार्टी है केंद्र की, उसका आईटी सेल उसको रिलीज कर रहा है। आईटी सेल को कैसे मिला? और पहले तो ये है कि भाई टेप कैसे हुआ, टेप कैसे हुआ, और टेप हुआ तो आईटी सेल बीजेपी को कैसे मिल गया? और उसके बाद उन्होंने चुनाव को प्रभावित करने के लिए, सोचते हुए कि प्रभावित करेंगे, उन्होंने इसको रिलीज कर दिया। तो इसमें बहुत सारे गंभीर प्रश्न हैं जो उठते हैं। गुरुवार को अमेरिका के इंडियानापोलिस शहर के फेडेक्स दफ्तर में हुई गोलीबारी में 4 भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। भारत ने इस घटना पर शोक जताते हुए प्रभावित परिवारों की हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। गुरुवार की रात इंडियानापोलिस के फेडेक्स ऑफिस में हुई हत्याओं के लिए 19 साल के ब्रैंडन स्कॉट होल्स को जिम्मेदार माना जा रहा है। पुलिस का मानना है कि 7 लोगों की हत्या करने के बाद इसने आत्महत्या कर ली। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ऐसी घटनाओं से देश शर्मसार हो रहा है और गन कल्चर पर तुरंत लगाम लगाने की जरूरत है। This has to end. It's a national embarrassment. It is a national embarrassment what's going on. And it's not only these mass shootings that are occurring. Every single day, there's a mass shooting in the United States if you count all those who were killed out on the streets of our cities and our rural areas. It's a national embarrassment and must come to an end. मृतकों में 4 भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं, जिनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर घटना पर शोक जताया और कहा कि भारतीय काउंसलेट संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। अमेरिका में गन कल्चर या कहें कि बंदूकों का शौक बड़ी समस्या रहा है। ये देश में होने वाली हत्याओं का एक बड़ा कारण भी है। बंदूकों के कारण होने वाली मौतों पर नजर रखने वाली संस्था द गन वायलेंस आर्काइव के मुताबिक पिछले साल अमेरिका में 43,549 लोगों की बंदूक से हत्या की गई, जिनमें 610 लोग मास शूटिंग में मारे गए, जबकि इस साल मास शूटिंग में मारे जाने वाले लोगों की कुल संख्या अब तक 147 हो चुकी है।
और कुल 12,395 लोग मारे जा चुके हैं। जाहिर है ये आंकड़े किसी भी देश को शर्मसार कर सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे कोविड महामारी को लेकर बात आपसे अपील करता है कि आप कोई भी कोताही ना बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें। 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान से उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी। सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं।